हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यू लर्न क्लासेस पे। आज के वीडियो में हम लोग शब्द रचना देखेंगे और हम लोग सीखेंगे कि शब्द रचना क्या है, शब्द के भेद क्या है, कौन कौन से भेद होते हैं, उनके कौन कौन से फिर भेद होते हैं। तो हम लोग ये देखेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में हम लोग ने सीखा था वर्ण, फिर हम लोग भाषा सीखे थे और लिपि सीखे थे। उसी प्रकार हम लोग इसमें शब्द सीखेंगे और शब्द के भेद को जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शब्द देख लेते हैं कि शब्द क्या है। तो कहता है वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो वर्णों का एक सार्थक समूह होगा। सार्थक समूह का मतलब होता है कि अर्थ रखने वाला, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग शब्द कहेंगे। जैसे एक अगर हम उदाहरण ले यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखे हम लोग, यहाँ पे अगर देखें तो हम क्या लिखे हैं, गिचवा। अब बताइए क्या इसका कोई अर्थ होता है? तो आप कहेंगे नहीं, इसका अर्थ नहीं होता है। लेकिन यहीं पे अगर आपको लिख दे बगीचा तो आप कहेंगे हाँ, इसका एक अर्थ होता है ना, क्योंकि बगीचा का क्या होता है, अर्थ होता है। जैसे यहाँ पे अगर एक और हम लोग उदाहरण लें तो आप देखेंगे यहाँ पे, इसका बताइए क्या होता है, वडना। इसका कोई अर्थ नहीं होता है। लेकिन यहीं पे अगर हम इस शब्द को सही से लिख ले तो आप कहेंगे हाँ, इसका अर्थ होता है, यानी पढ़ना इसका अर्थ होता है। तो कहा गया यहाँ पे कि ये वर्णों का एक सार्थक समूह होगा जिसका है ना अर्थ होगा, यानी मतलब निकलता हो, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी को शब्द कहेंगे। तो यहाँ पे गिचवा कोई शब्द नहीं, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं, तो ये हमारा शब्द नहीं है। और बगीचा देखेंगे तो इसका एक अर्थ निकलता है, तो ये हमारा शब्द है। जैसे यहाँ वडना है, वडना का कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए हमारा ये शब्द नहीं है। पढ़ना इसका शब्द, इस शब्द का अर्थ निकल रहा है, तो हम लोग कहेंगे ये शब्द है। अब चलिए हम लोग शब्द के भेद को देख लेते हैं, इसके प्रकार को देख लेते हैं कि वो कौन कौन से इनके प्रकार होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि शब्द के भेद कौन कौन से होते हैं। तो शब्द के भेद में अगर देखें तो कहता है शब्द के जो भेद होते हैं वो उत्पत्ति के आधार पे होता है, बनावट के आधार पे होता है और प्रयोग के आधार पे होता है। तो शब्द अभी हम लोग नॉर्मली अगर देखा जाए तो हम लोग यहाँ पे 3 आधार लिए हैं, उत्पत्ति के आधार पे, बनावट के आधार पे और प्रयोग के आधार पे। अब एक एक करके देखेंगे कि उत्पत्ति के आधार पे शब्द कौन कौन से होते हैं, बनावट के आधार पे कौन कौन से होंगे और प्रयोग के आधार पे कौन कौन से होंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसे सीखते चले जाते हैं। अगर हम पहला देखें तो हम लोग का है पहला उत्पत्ति के आधार पे। अगर उत्पत्ति के आधार पे शब्द को देखा जाए तो उत्पत्ति के आधार पे शब्द हमारे 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द और देशज और विदेशज। ये हमारे 4 शब्द होते हैं। यानी उत्पत्ति के आधार पर अगर हम लोग देखें तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। अब ये जो तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है, सभी को एक एक करके हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। तो हमारा पहला होगा तत्सम शब्द। तो अब तत्सम शब्द को समझ लेते हैं ये क्या होता है। तो तत्सम शब्द कहता है कि जो शब्द संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों उपयोग में आते हैं उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, तत्सम शब्द कहेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात करें, तो जो शब्द संस्कृत भाषा का हम हिंदी में वैसा का वैसा हूबहू अगर हम लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हमारा क्या है, वो तत्सम शब्द है। जैसे हम लोग कहते हैं गृह, हम लोग क्या कहते हैं, गृह। और गृह ये संस्कृत शब्द है और हम इसे हिंदी में भी गृह ही बोलते हैं, तो ये हमारा क्या कराएगा, तत्सम शब्द। यहाँ पे हम लोग अगर बोले हस्त, ये जो हस्त होता है ना, ये संस्कृत भाषा से ली गई है, जिसका मतलब हाथ होता है ना। तो संस्कृत भाषा को हम लोग हूबहू हम लोग हिंदी में भी उपयोग करते हैं, इसलिए इसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। इसके साथ ही साथ अगर देखें ग्राम, पत्र, मयूर, गृहस्थ, सूर्य, ये सारे के सारे अगर आप कर्म देखें तो ये सारे के सारे संस्कृत भाषा से ली गई शब्द हैं और हिंदी में भी हम इसे हूबहू यूज करते हैं, इसीलिए हम इसे तत्सम शब्द कहते हैं। अब अगला हम लोग देखते हैं तद्भव शब्द को। तद्भव शब्द क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे तो कह रहा है तद्भव शब्द। तो कहता है जो शब्द संस्कृत भाषा में थोड़ी परिवर्तन होकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, यानी संस्कृत भाषा का हो लेकिन उसका जो थोड़ा परिवर्तन हो जाता है, उसका अर्थ जो होता है परिवर्तन होके जब हम उसे हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं तो उसी को तद्भव शब्द कहेंगे। जैसे घृत, यहाँ पे देखेंगे घृत, घृत का जो अर्थ होता है, घृत से हम लोग घी
यानी घृत का मतलब क्या होता है, घी होता है, घृत से घी हो गया। सर्प, सर्प ये देखेंगे तो ये आपका संस्कृत भाषा है, लेकिन इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें, अगर परिवर्तन करें तो इसका मतलब सांप होता है। कर्ण, कर्ण का मतलब कान होता है, कर्ण आपका संस्कृत भाषा और कर्ण से कान बन गया, इससे यानी परिवर्तन हो रहा है। इसके साथ ही साथ अगर देखें यहाँ पे तो अग्नि, अग्नि से आग हो जाएगा। मयूर, मयूर से आपको मोर हो जाएगा और गृह से घर हो जाएगा। तो इस साइड आप देखेंगे ये संस्कृत भाषा और इधर उसका रूपांतरित रूप है, यानी उसका परिवर्तित जो रूप आप देख रहे हैं है ना, यही आपके क्या कहलाएंगे, तो ये आपके तद्भव शब्द कहलाएंगे। यानी जो संस्कृत से थोड़ा सा परिवर्तन होकर हिंदी में आएगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे तद्भव शब्द। जैसे अभी हम आपको बताए थे कि हस्त, हस्त का मतलब होता है हाथ, और हस्त से क्या आ जाएगा, हाथ आ जाएगा। तो देखिए ये अगर इसके बारे में देखिए हस्त के बारे में, तो ये आपका क्या है, ये आपका तत्सम शब्द है, लेकिन इसी से जो बदल कर दूसरा अर्थ आया ये आपका तद्भव हो जाएगा। जैसे गिरी बोले थे, गिरी आपका तत्सम शब्द है क्योंकि ये संस्कृत भाषा से, और यही आपका जब घर कहलाएगा तो ये आपका तद्भव कहलाएगा। ठीक है, जैसे गिरी से घर बना, ये तद्भव शब्द हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे अगर देखेंगे तो हमारा जो इसमें अगला यानी हम लोग का शब्द था वो था देशज। तो देशज को समझते हैं। तो देशज कहा जा रहा है कि जो शब्द अपने देश के विभिन्न क्षेत्र के भाषा से लिए गए हैं, है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि ये हमारा भारत देश है और भारत देश के भिन्न भिन्न क्षेत्र में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती है, यानी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषा बोली जाती है। अब देखिए उससे जो शब्द हम लोग लेते हैं ना, उसे हम लोग कहते हैं देशज। जैसे अब यहाँ पे देखें हम लोग, जैसे हम लोग खुरपी कहते हैं, पगड़ी कहते हैं, पगडंडी कहते हैं, कुदाल आप कह सकते हैं। ये सब शब्द जो है हमारे देश के यानी भिन्न भिन्न क्षेत्रों से ली गई है। जैसे हम लोग लोटा बोल देते हैं, ये सब शब्द जो है हमारे देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से ली गई है, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग देशज कहते हैं। जैसे आप सुने होंगे खाट, यहाँ पे घाट आ गया, खाट हो गया, ये सारे चीज जो है, ये सारे भाषा जो आप देख रहे हैं ये हमारे देश में बोली जाती है, भिन्न भिन्न क्षेत्र में बोली जाती है, इसीलिए हम लोग इसको ना देशज भाषा कहते हैं। चलिए आगे देखें। अगर हम लोग यहाँ पे उत्पत्ति के आधार पे हम ये देख रहे हैं, तो उत्पत्ति के आधार पे ये हमारा आखिरी होगा जिसका नाम है विदेशज, या इसी को विदेशी भाषा भी यानी शब्द भी कहते हैं। तो विदेशज से ही पता चल रहा है कि जो शब्द दूसरे देश की भाषाओं से लिए गए हैं, यानी दूसरे देश की भाषाओं से जिस शब्द को हम लोग लिए हैं उसे हम लोग विदेशज या विदेशी भाषा यानी शब्द कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग एग्जाम्पल यानी उदाहरण की बात करें, तो जैसे स्टेशन हो गया, स्कूल हो गया, रुमाल हो गया, किताब हो गया, डॉक्टर हो गया, ये सारे के सारे जो शब्द हैं ना, ये विदेशी शब्द हैं, और ये विदेशी शब्द यानी दूसरे देश से हम लोग लिए हैं, इसीलिए इसे विदेशज या विदेशी शब्द कहते हैं। ये था हमारा 4 उत्पत्ति के आधार पे। अब जो हम लोग का आएगा वो आएगा बनावट के आधार पे। अगर हम लोग बनावट के आधार पे देखें तो शब्द बनावट के आधार पे शब्द जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला इसमें आपको मिलेगा रूढ़ शब्द, दूसरा मिलेगा आपको यौगिक शब्द, और तीसरा मिलेगा योग रूढ़ शब्द। तो ये तीनों शब्द को हम एक एक करके फिर से समझने की कोशिश करेंगे कि रूढ़ शब्द क्या है, यौगिक शब्द क्या है और योग रूढ़ शब्द क्या है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं रूढ़ शब्द को। देखिए रूढ़ शब्द आपके सामने आ गया। रूढ़ शब्द, अगर रूढ़ शब्द के बारे में हम लोग देखें तो कहता है यहाँ पे रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। यानी रूढ़ शब्द को अगर आप टुकड़ा करना चाहें तो ये टुकड़ा नहीं होता। यदि आप इसको टुकड़ा कर भी दें तो फिर उस टुकड़े का कोई अर्थ यानी कोई उसका मतलब नहीं निकलेगा। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग जैसे बात कर लें यानी उदाहरण की बात कर लें, तो जैसे सूर्य है, ये सूर्य को आप जो देख रहे हैं, अगर इसे आप टुकड़ा कर दें, अलग अलग कर दें, इसे अगर अलग अलग कर दें तो फिर इसका ना तो इसका कोई अर्थ है ना इसका कोई अर्थ है। जैसे आप फूल, यहाँ पे आप फूल देख रहे हैं, आप यहाँ पे अगर इसको हम अलग कर दें और इसको अलग कर दें तो फिर ना तो इसका कोई अर्थ है ना इसका अर्थ है। तो इसीलिए कहा गया कि रूढ़ शब्द जो है ऐसे शब्द हैं जिसे टुकड़ा नहीं कर सकते, आप इसे टुकड़ा नहीं कर सकते। अगर टुकड़ा कर भी दें तो फिर इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो हम लोग समझ गए कि रूढ़ एक ऐसे शब्द को कहते हैं जिसे हम टुकड़ा नहीं कर सकते, अगर टुकड़ा कर भी दे तो फिर उसका कोई मतलब कोई अर्थ नहीं निकलता है। चलिए आप देखते हैं
यौगिक शब्द क्या है, यौगिक शब्द को समझते हैं। तो यौगिक शब्द में क्या कर रहा है कि यौगिक शब्द दो शब्दों के मेल से बनते हैं, यानी दो शब्द को जब हम लोग मिलाते हैं तब उससे एक यौगिक शब्द बनता है। और कह रहा है यौगिक शब्द को यदि हम टुकड़ा कर दें, खंड कर दें, उसे दो भाग में बांट दें, तो प्रत्येक शब्द का, यानी प्रत्येक शब्द का, यहाँ पे शब्द छूट गया है, प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ निकलेगा। यदि हम यौगिक शब्द लें और उसे टुकड़ा करें ना, तो प्रत्येक शब्द का क्या होगा, एक कोई ना कोई अर्थ निकलेगा। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग विश्राम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे विश्रामालय है, यानी यहाँ पे विश्रामालय है, तो अगर इसकी बात हम लोग करें तो देखिए इसको अगर टुकड़ा करें तो यहाँ पे आएगा विश्राम और क्या आएगा, आलय आएगा, ठीक है। और दोनों का क्या होता है, एक मतलब होता है, दोनों का क्या होता है, एक अर्थ निकलता है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, ये आपका जो शब्द है इसे हम लोग यौगिक शब्द कहते हैं। क्योंकि देखिए विश्राम का मतलब होता है आराम, आलय का मतलब होता है घर, यानी जिस घर में हम लोग आराम करते हैं उसे को विश्रामालय कहते हैं। जैसे एक और अगर यहाँ पे ले हम लोग शयन कक्ष, शयन कक्ष कहते हैं, है ना, शयन कक्ष। अब देखिए शयन कक्ष को भी अगर हम दो हिस्से में बांटे तो ये बढ़ जाएगा, यानी शयन और प्लस यहाँ पे अगर देखें यानी संयुक्त देखें तो ये कक्ष हो जाएगा। देखिए कक्ष का मतलब होता है कमरा, रूम, और शयन का मतलब होता है सोने वाला रूम। तो ये भी आपका क्या हो गया, दोनों को अगर हम टुकड़ा किए, यानी इस शब्द को शयन कक्ष को टुकड़ा किए तो दो, यानी इस टुकड़ा हुआ और दोनों का अपना अपना अर्थ है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारा यौगिक शब्द है। ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं और लास्ट वन है आपके यहाँ पे देखेंगे, ये आपका है योग रूट शब्द। तो योग रूट शब्द अगर देखें, ये हमारा बनावट के आधार पे है, हम लोग बनावट के आधार पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे योग रूट शब्द है। योग रूट शब्द किसे कहते हैं, तो कहता है योग रूट जो है, योग रूट शब्द जो है दो या दो से अधिक शब्दों से के योग से बनते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्द इसमें भी हम लोग मिलाएंगे तब जाके एक योग रूट शब्द बनेगा। और क्या करा है कि और किसी विशेष अर्थ को प्रस्तुत करता है, ये भी क्या है, किसी एक विशेष अर्थ को क्या करेगा, प्रस्तुत करेगा। जैसे यहाँ पे हम देखें तो कह रहा है हिमालय। तो देखिए हिमालय जो होता है इसी को हम लोग कहते हैं हिम, हाँ, जोर आले। यहाँ पे अगर देखें हिम जोर आले यानी हिमालय। अब देखिए हिम का मतलब होता है पहाड़ और आले का मतलब घर, यानी सॉरी हिम का मतलब होता है बर्फ और आले का मतलब घर होता है। यानी बर्फों का जो घर कहा जाए या चट्टान कहा जाए, है ना, वो क्या कहलाता है आपका, ये हिमालय कहलाता है। और ये हिमालय एक विशेष प्रकार का अर्थ रख रहा है, यानी बर्फों का घर है ना। तो यहाँ पे इसी को योग रूट शब्द कहेंगे। एक और है यहाँ पे अगर देखें तो ये है जलद। देखिए ये क्या है आपका, जलद है। अगर देखें जल और जोर, है ना, दो है। अब इसका मतलब क्या है, जल जलद, यानी जलद का मतलब होता है जो जल में जन्म लेता हो, जो जल में जन्म लेता हो, जो जल में उत्पन्न होगा, वो क्या कहलाएगा, वो आपका जलद, यानी जलद जो होगा ये आपका योग रूट शब्द कहलाएगा। देखिए दो बात आप याद रखेंगे यौगिक शब्द में और योग रूट शब्द में, कि यौगिक शब्द में प्रत्येक खंड का अपना अपना अर्थ होगा, लेकिन यहाँ पे योग रूट में देखेंगे कि खंड तो होगा लेकिन कुछ प्रत्येक खंड का अपना अपना अर्थ नहीं होगा, दोनों मिलकर एक विशेष अर्थ को, एक विशेष मतलब को जाहिर करता होगा, तो उसी को हम लोग योग रूट शब्द कहेंगे। अब देखिए हम अभी अब तक दो यानी शब्दों के दो प्रकार को देख लिए, एक उत्पत्ति के आधार पर, एक बनावट के आधार पर। अब हम लोग का जो तीसरा है वो है प्रयोग के आधार पर। तो अब हम लोग प्रयोग के आधार पर देखेंगे कि शब्द कौन कौन से होते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रयोग के आधार पर अगर देखें तो प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और विकारी शब्द। ठीक, अब हम विकारी शब्द को भी देख लेते हैं और विकारी शब्द को भी एक एक करके देख लेते हैं कि ये क्या है। तो देखिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पे विकारी शब्द के बारे में, तो कहता है जिन शब्दों में लिंग, वचन अथवा काल के कारण परिवर्तन आ जाता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, विकारी शब्द। यानी इस शब्द में क्या होगा कि लिंग, वचन और काल, इसके कारण इसके अंदर कोई ना कोई परिवर्तन आ जाता है, तो इसी को हम लोग विकारी शब्द कहेंगे।
अब अगर विकारी शब्द के बारे में और जान ले तो विकारी शब्द के अगर हम भेद जान ले तो ये टोटल 4 भेद होते हैं विकारी शब्द के। कौन कौन से होते हैं? तो इसी में हम लोग देखेंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अब देखिए ये हमारे जो है विकारी शब्द के ये भेद हैं। आगे चलकर हम एक एक पे बात करेंगे कि संज्ञा क्या है, फिर संज्ञा के भेद कितने, संज्ञा के अंदर क्या क्या पढ़ना होगा, फिर सर्वनाम क्या है, सर्वनाम क्या है, सर्वनाम के अंदर हम इनके कितने भेद को जानेंगे, उसके अंतर्गत फिर कौन कौन से चीज आने वाले हैं। तो एक एक करके हम डिटेल्स में पढ़ते जाएंगे। आपको यहाँ पे एक एक नॉलेज आपको दी जाएगी, एक एक बिंदु बताई जाएगी। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कर लें। देखिए ये हमारे विकारी शब्द के यानी भेद थे, ये 4 हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि अविकारी शब्द क्या है और इनके कौन कौन से भेद होंगे। और विकारी शब्द के बारे में अगर हम लोग जाने तो कहा है कि जिन शब्द में लिंग, वचन या काल के आधार पर कभी भी परिवर्तन नहीं आएगा, यानी इसके आधार पर, यानी किसके किसके आधार पे, तो लिंग, वचन और काल के आधार पर अगर परिवर्तन नहीं आता है तो वो शब्द आपके क्या कहलाएंगे? अविकारी शब्द कहलाएंगे। यहाँ पे अविकारी शब्द होगा। ठीक, अब देखिए अविकारी शब्द के अगर भेद देखें, ये इनके कितने भेद होते हैं? तो इनके भी 4 भेद होते हैं। इनके भी 4 भेद होते हैं। कौन होते हैं? तो क्रिया विशेषण, संबोधन होगा यहाँ पे, सॉरी संबंध बोधक होगा। यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया, यहाँ पे संबंध बोधक होगा, संबंध बोधक यानी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अब उसके बाद हम लोग देखें समुच्चय बोधक है, उसके बाद विस्मयादि बोधक है। तो ये 4 आते हैं अविकारी शब्द के अंतर्गत। और विकारी शब्द के अंतर्गत आप देख लिए कि कौन कौन आते हैं। संज्ञा आता है, सर्वनाम आता है, क्रिया आता है और विशेषण आता है। 4 इसमें क्या आते हैं? क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है और विस्मयादि बोधक है। इसमें भी हम लोग एक एक करके देखेंगे कि आपके क्रिया विशेषण क्या है, संबंध बोधक क्या है, समुच्चय बोधक क्या है और विस्मयादि बोधक क्या है। इसमें भी हम लोग एक एक को डिटेल्स में आने वाले वीडियो में आप पढ़ेंगे और समझेंगे। अब इसके अलावा भी शब्द के कई भेद होते हैं। अगर हम देखें यहाँ पे अन्य कौन कौन से भेद होते हैं तो आप जान पाएंगे आगे चलकर यहाँ पे कि कौन कौन से। अगर अन्य भेद के बारे में देखें यानी अन्य शब्द देखें तो यहाँ पे हम लोग और पढ़ने वाले हैं सार्थक शब्द क्या होता है, निरर्थक शब्द क्या होता है। इसी में हम लोग देखेंगे कि पर्यायवाची शब्द होता है या इसी को समानार्थी शब्द कहते हैं, विलोम या इसी को विपरीतार्थक शब्द कहेंगे। और उसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और लास्ट में हम लोग देखेंगे अनेकार्थी शब्द क्या है। ये सारे शब्द को हम लोग आने वाले वीडियो में एकदम बारीकी से एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि हर एक अपडेट आपको मिलता रहे और आप हमारे साथ आप भी सीखते रहें। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कि हम लोग आज के वीडियो में बहुत कुछ सीखें और आने वाले वीडियो में भी हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।